नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो क्या दिल्ली के नतीजे देश की राजनीति पर असर डालने जा रहे हैं? देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, इस पर तो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप उन्होंने लगा दिए। उनका यहां तक कहना था कि नीतीश कुमार सत्ता के बिना नहीं रह सकते। जरा सुनिए क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। कर रहे हैं वो सदा इलीगल कर रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट को कहीं अधिकार नहीं है लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक को बुलाना, और उन्होंने बुलाया बिना मेरे कंसेंट के बुलाया। और इस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते। वो साबित हो गया है कि नकली चेहरा बाहरे था और असली चेहरा छिपा हुआ था। वही असली चेहरा को उन्होंने ला करके दिखलाया है और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए बिना नहीं रह रहे हैं। को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये समझ करके बनाया होगा कि जीतन मांझी एक महादलित का लड़का है, ये सो है। हमारी पहचान नहीं थी। सही बात है कि राजनीति में हम ही समझते थे कि हमारे जितने भी दलित लोग हैं ताई माई बोलते थे तो उनकी या तो हत्या कर दी जाती थी और नहीं तो राजनीति से किनारा कर दिया जाता था। इसलिए हम 35 वर्ष के राजनीति में थोड़ा मौन साध करके चलने का प्रयास किया। एक गलतफहमी उन लोगों को हो गई कि जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। 2 महीना तक आप लोग इस स्थिति को समझते होंगे, और 2 महीना के बाद जब बात आई तो हमको लगा कि भाई स्वाभिमान जगा कि जब हम मुख्यमंत्री हैं अगर गलत होगा तो कल हमको लोग गाली देगा। हम अपना स्वाभिमान के अनुसार आज काम करने लगे तो उनको पेट में दर्द होने लगा और नाजायज तरीका भी उठा करके एक अपमानित महादलित को या दलित को करने का वो कुत्सित प्रयास वो कर रहे हैं। चूंकि वहां पर विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, हर तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आज वो अपनी बात कह देंगे तो हो सकता है उनके साथ और अनेक प्रकार की बातें हो। इसलिए जो होगा वो विधानसभा में होगा, ये हम मान के चलते हैं। और उस समय हम समझते हैं कि हमको मेजोरिटी होगी। 20 तारीख से असेंबली बजट सेशन आहूत कर रहे हैं। जिनको समझ में है कि हमारी मेजोरिटी है तो हम 19 या 20 तारीख को हम बैठक भी बुला लिया है। उस दिन वो मेजोरिटी साबित कर देंगे। अगर मेजोरिटी उनकी नहीं, आप सुनिए भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात सुनिए। अगर उस दिन मान लीजिए कि वो उनका मेजोरिटी हो जाती है तो हम स्टेप डाउन कर दें। तो जीतन राम मांझी को आपने सुना। नीतीश कुमार पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, वैसे में बड़ा सवाल यह है कि ये विद्रोह की ताकत उनमें आखिर कहां से आई। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे और बात दिल्ली की राजनीति की भी होगी कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो क्या बता रहे हैं और क्या वाकई दिल्ली के जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर असर डालेंगे। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी से आतिशी मेरे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से केसी त्यागी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी और उर्मिलेश जी, 2 वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पहला सवाल केसी त्यागी जी आपसे ही है, कहीं आप लोग कम तो नहीं आंक रहे थे जीतन राम मांझी को? नहीं, कम या ज्यादा आंकने का प्रश्न नहीं था। जब लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की पराजय हो गई तो श्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। हालांकि पार्टी के विधायक तब भी नहीं चाहते थे। पार्टी के विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को ऑथराइज किया कि वो अपना उत्तराधिकारी चुने। उन्होंने श्री मांझी जी को, जो महादलित परिवार से आते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुना। धीरे धीरे उनके वक्तव्य समाज में तनाव पैदा करने लगे, समाज के अंतर विरोधों को ज्यादा उजागर करने लगे। कभी वो शराब पीने की वकालत करने लगे, कभी वो बचपन में लड़कियों से मैंने मोहब्बत की उसके किस्से सुनाने लगे, कभी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा के गीत गाने लगे। नहीं, तो पार्टी ने सबसे ज्यादा कौन सी बात नागवार आपको महसूस किया? और केसी त्यागी जी, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर जीतन राम मांझी कर रहे हैं, इसके स्क्रिप्ट राइटर अमित शाह जी हैं। ऐसा है कि कई अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, कोई प्रसंग नहीं था बेवजह प्रशंसा करने का। जनता दल यू का कोई भी नेता बेवजह
जी। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, आप स्वागत कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन गाये बगाए वो भाषा बोलना जो जनता दल के स्थापित मूल्यों, आदर्शों के और नीति के विरुद्ध हो। चलिए ठीक है, वो आदर्शों और मूल्यों की बात भी मैं बाद में करूंगा। जिस तरीके से अब जनता परिवार एकजुट हो गया है, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जी, क्या दिल्ली में स्क्रिप्ट आप लोग नहीं लिख पाए इसलिए बिहार में स्क्रिप्ट लिखने लग गए? नहीं, देखिए, उनके घर में सरफुटवल हो रहा है, हम क्यों स्क्रिप्ट लिखेंगे? आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जयंती नटराजन वाला एपिसोड देखा गया तो कांग्रेस ने कहा कि स्क्रिप्ट हमने लिखा। अब आप इसमें कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट हमने लिखा। अगर दूसरे हमारे स्क्रिप्ट में इसी तरह मानने लगे तो मुझे लगता है चिंता का विषय उन घरों को होना चाहिए। अगर हमारे कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री चल रहे हैं तो हम चिंता हमसे ज्यादा बिहार के जेडीयू को होना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर उनके सबसे बड़े नेता अर्थात मुख्यमंत्री हमारे कहने पर चल रहे हैं तो इनको तो पार्टी डिसॉल्व कर देनी चाहिए। पार्टी समाप्त हो गई। बातचीत हुई है क्या डॉक्टर संबित पात्रा? क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी बड़ी पत्रकारों ने सवाल पूछा। आता हूं केसी त्यागी जी आपके पास आता हूं। उनसे सवाल ये पूछा गया कि फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या आप बीजेपी से समर्थन लेंगे? उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी समर्थन दे हम तैयार हैं। कोई संकेत है क्या यहाँ से? देखिए, वो नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आए थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, अपने राज्यों के विकास के विषय में प्रधानमंत्री से चर्चा करनी चाहिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही सुना कि हाँ, मैं विकास के लिए प्रधानमंत्री से मिला था। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम भी चाहते हैं कि विकास हर राज्य में हो और फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। अच्छा, जो बाकी जो विधानमंडल के पीछे कोई और खेल नहीं है, ये आप कह रहे हैं? पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा है? देखिए, पर्दे के पीछे का खेल, हमें हर चीज में पर्दे के पीछे के खेल को नहीं देखना चाहिए। पर्दे के आगे डेवलपमेंट हो, इसी को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। चलिए, मैं बात करूंगा दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है पर्दे के आगे, उस पर मैं आता हूं। लेकिन उसके पहले केसी त्यागी जी, आता हूं प्रियंका जी आपके पास। लेकिन केसी त्यागी जी, मसला ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। जीतन राम मांझी ने तो आज 2-4 महत्वपूर्ण बातें और कह दी। वो कह रहे हैं कि 30-34 मंत्री बना सकते हैं, डेप्यूटी सीएम भी बना सकते हैं। तो खेल बड़ा हो चुका है, कैसे संभालेंगे आप मांझी को? कोई भी खेल नहीं बड़ा हुआ है। एक तो मेरा बहुत स्नेहपूर्ण आग्रह है संबित पात्रा से कि इतने बड़े पासिक रेफरेंस जो हैं पॉलिटिक्स में पार्टीज के बारे में नहीं दिए जाते कि वो अपनी पार्टी डिसॉल्व करते। पार्टियां ऐसा नहीं बनती हैं। 40 साल के राजनीतिक जीवन में 3-3, 4-4 साल हम जेल रहे हैं। आपके नेताओं के साथ काम किया तो इतने पासिंग रेफरेंस की डिसॉल्व कर दीजिए, ये कर दिए। आप जिम्मेदारी से, आपका अच्छा भविष्य है तो थोड़ा मर्यादित होकर टिप्पणी करेंगे तो हमें भी अच्छी लगेगी और आपकी बात व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, कल मैं पटना में था और वहां पे लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। 98 विधायकों ने श्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। कल श्री शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी, सदानंद जी 130 विधायक लेकर के गवर्नर के पास जा रहे हैं। गवर्नर साहब से बातचीत होगी है। स्क्रिप्ट इसलिए लिखी हुई बता रहा हूं मैं कि जिस समय मांझी जी को नेता पद से हटाया उसके 2 मिनट बाद वहां के नेता श्री सुशील मोदी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करने के दिन अब चले गए। जब रामलाल जी किया करते थे, बूटा सिंह जी किया करते थे, या कल्याण सिंह जी के समय में श्री रमेश भंडारी ने किया था, उस समय हम लोगों ने भी विरोध किया था। हमारा 130 का बहुमत है और इस लड़ाई को हम राजभवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। प्रियंका और आतिशी, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली की राजनीति की जब हम बात करेंगे मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति की बात हो रही, उर्मिलेश जी, ये जो बात जेडीयू कह रही है कि स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, इसके पीछे आखिर क्या तर्क है? खुद उनके घर में आग लगी हुई है, इस तरह की बात कह के क्या साबित करना चाह रही जेडीयू? और क्या वाकई आपको लगता है कुछ खेल चल रहा है? देखिए, क्या ऐसा है कि मुझे जरा इस पर थोड़ा सा 2-3 बात की जरूर मैं बोलना चाहूंगा। मैडम, मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा मैं कमेंट ले लूं उर्मिलेश जी से। देखिए, ऐसा है कि मैं बिहार के बारे में ही टिप्पणी देना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा, आता हूँ आपके पास। बोलने देना, जब इन्होंने मुझे मौका दिया है तो मुझे बोलने दे प्लीज। हाँ, बोलिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी ने विधायक दल की जब बैठक हुई लोकसभा के बाद, चुनाव में हारने के बाद उन्होंने इनको मनोनीत किया ये सोचकर कि ये दलित परिवार से आते हैं और बिहार को आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो हटना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, दूसरा कोई लीड करे। लेकिन तो बात थे, सर कहा गया था उस वक्त खड़ाऊ रखना चाहते थे। नहीं, वो तो व्याख्या का विषय हो सकता है, आपकी जो बात है वही सही हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी सियासतदान ऐसा होगा, कोई भी प्रोफेशनल ऐसा होगा कि जिसको नॉमिनेट करे वही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। और जो वो मान लीजिए 2 सेनाएं हैं बिहार के अगले चुनाव की, 2 सेनाएं सजी हैं। एक तरफ जेडीयू आरजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। और आप दूसरी सेना जो प्रतिस्पर्धी सेना है उसके कप्तान से मिल जाइए। अरे भाई, आपका चैनल है,
एक दूसरा चैनल आपका प्रतिस्पर्धी है, आपका प्रोफेशनल उस चैनल की तारीफ करने लगे और उस चैनल का मालिक जो है आपके प्रोफेशनल की तारीफ करने लगे और आपके चैनल के खिलाफ बोलने लगे, तो भी आपको खराब लगेगा। तो मेरा यह कहना है कि जिस दिन आदरणीय मांझी साहब ने नीतीश कुमार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिस दिन उन्होंने बीजेपी की प्रशंसा शुरू कर दी, जिस दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, राजनेता के रूप में भी प्रशंसा शुरू कर दी, कम्युनलिज्म के इशू पर बोलना बंद कर दिया, जिस दिन मैंने देखा एक दिन राधा मोहन सिंह जो बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, उनकी भूरी भूरी तारीफ की और एक वाक्य ये भी कहा कि नरेंद्र सिंह जी अपने मंत्री को कहा, इनकी खूब तारीफ कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भले अपनी पार्टी में कुछ लोगों को पेट में दर्द क्यों ना हो। तो एक कंक्लूड करने दीजिए। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को हटाने का साहस नीतीश कुमार, लालू प्रसाद कोई भी नहीं करता, अगर इन्होंने दलित और पिछड़ों के एजेंडे को आगे रखते। लेकिन इनके कप्तान कौन है? आदरणीय नरेंद्र सिंह जी। कितनी नावों में कितनी बार, देखिए बिहार की सियासत को जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, आपके पास सारे फ्यूडल इनके साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, 13-14 विधायक हैं, आप कहां से भाई मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। डॉक्टर संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आता हूं आपके पास। बिल्कुल एक लाइन में त्यागी जी को जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, जिस नाव को छोड़ के मांझी जा रहा है, नाव बजाय इसके कि किनारे के ऊपर आक्रोश रखे, नाव को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं नाव में ही छेद है। यही तो मैं कह रहा था, नाव में छेद है, नाव कह रहा है किनारे की। नहीं तो वो कह रहे हैं कि सुराग करने वाले आप ही हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं सुराग। बिल्कुल, अगर हम नाव में ही छेद कर चुके हैं तो फिर बताइए, नाव का वजूद ही कुछ नहीं रह गया। अगर हमने छेद कर दिया और नाव डूब रही है तो हमने सब कुछ समाप्त कर दिया है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत बन गई, वैसे जेडीयू मुक्त बिहार बन गई। अगर हमने ही छेद कर दिया है तो खुद छेद हो चुका है, मांझी छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज बताइए संबित पात्रा जी की अगर इस तरह की नौबत आती है कि जीतन राम मांझी को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि उनकी सरकार ना गिर जाए, जेडीयू ने अब समर्थन वापस लेने की बात कही दी है, मतलब उनके नेता नहीं है विधायक दल के, बीजेपी आएगी सामने। देखिए, कुछ विषय विधान पटल पर ही उनका निर्णय होना चाहिए। टीवी चैनल पर बैठ के मैं उसका निर्णय नहीं, मतलब आप खारिज नहीं कर रहे हैं संभावना। देखिए, मैंने कहा ना, विधान पटल का विषय, आज खुद मांझी जी ने भी कहा, कुछ विषय विधानमंडल में ही और उसी फ्लोर पे होते हैं डिसाइड, वो टीवी डिबेट्स पे नहीं। ठीक है प्रियंका, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एनके सिंह जी कमेंट, क्या वाकई में ये जो कहा उर्मिलेश जी ने कि महादलित के लिए या दलित के लिए जो काम करना चाह रहे थे उस वर्ग के लिए जीतन राम मांझी वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार को लगा कि उन्हें पद से हटा दें, या फिर ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा उनकी हावी हो गई थी जीतन राम मांझी की हाल के दिनों में? नहीं, जीतन राम मांझी की अगर हावी हो गई तो इसमें क्या दिक्कत है? पॉलिटिक्स में ये होता ही है कि महत्वाकांक्षा होती है, तभी तो आप पॉलिटिक्स में। आज उन्होंने सर कहा है कि मुझे रबर स्टैंप समझने की भूल की गई। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है कि भाई नीतीश कुमार ने भी ये तो खेल ही किया था ना। नीतीश कुमार जब लाए थे तो महादलित का खेल ही उनका किया हुआ है, तो लाए थे तो उसमें क्या गलत था अगर मांझी ने कर दिया। लेकिन इशू ये नहीं है, अगर बीजेपी ये कर रही है तो गलत क्या है? कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में दूसरे के पार्टी को वीकेंड करना ये तो फंडामेंटल काम होता है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कर रही है बीजेपी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ है कि मांझी जी जो पूरा लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब वो ये कह रहे हैं कि विधानमंडल ललका देना मेरे बुलाए नहीं हो सकता, उनको ये नहीं मालूम है कि पार्टी प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है। और यही नहीं, गवर्नर की नजरों में, इलेक्शन कमीशन की नजरों में मांझी जी जब विधायक बने थे तो उनका जो टिकट दिया गया था वो पार्टी प्रेसिडेंट के दस्तखत से होता है। जब मांझी जी को बनाया गया था तो प्रेसिडेंट बताता है कि नहीं, हमारे विधानमंडल दल ने, लेजिस्लेचर पार्टी ने इनको इलेक्ट किया है। तो एक इंस्टीट्यूशन है पार्टी प्रेसिडेंट का, फाइनल वही डिसाइड। आज मान लीजिए कि मांझी जी को निकाल दे जनता दल, जेडीयू, अगर निकाल दे तो वो चिट्ठी कौन लेके जाएगा? वो चिट्ठी होगी पार्टी प्रेसिडेंट की। इसलिए इनको फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट तो जीतन राम मांझी अगर ये सब बातें कह रहे हैं कि 34 इतना बड़ा संविधान का मजाक बना रहे हैं। नीतीश कुमार को विधानमंडल दल ने चुना है और एक खाली लेटर देना है कि अब से हमारे ये नेता है, लिहाजा हम इनको चला गया। हाँ, मतलब जीतन राम मांझी अभी पटना अगर पहुंचेंगे, स्पीकर ने रिकॉग्नाइज कर दिया, पटना पहुंचेंगे तो सीएम नहीं रहेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, वही बता रहे, गवर्नर यहाँ पे कहेगा कि भाई ये नया हो गया है। अगर उसको ये भरोसा है कि हाँ ये एंजॉय कर रहे हैं मेजॉरिटी, तो उनको कह देगा कर लीजिए। तो गवर्नर उसके है ना, ये तो मानते हैं आप?
गवर्नर की भूमिका है। नहीं, गवर्नर की भूमिका है, लेकिन गवर्नर की भूमिका में शक इसलिए होता है कि ये इमीडिएट करना चाहिए और अगले 3 दिन में आप बीजेपी के दिल्ली चुनाव का वेट ना करें। क्योंकि आप असली देखना चाहते हैं, दिल्ली चुनाव में अगर हार गए तब फिर चुनाव नहीं कराएंगे, अदरवाइज आप ये कहेंगे। हमें जो शक है वो गवर्नर के। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है दिल्ली चुनाव। एक चीज और बता दूं अखिलेश, भारत के संविधान में 163 और 164 जो इक्विवेलेंट है 75-74 का, उसमें क्लियर कट कहा गया है The Council of Ministers shall be jointly responsible to the House of the People। इसलिए Council of Minister House of People को रिस्पॉन्सिबल होता है। आप फ्लोर पे टेस्ट करा लीजिए, और अगर पार्टी प्रेसिडेंट कह रहा है तो आप उसको मौका दीजिए, नीतीश कुमार को मौका दीजिए। बड़ी सीधी सी बात। चतुर्वेदी जी, आप लोगों की किस तरह से निगाह है बिहार में इस डेवलपमेंट पे? बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी को दिल्ली में लाई थी, वहां पे मांझी को सपोर्ट देकर जो काम करने की कोशिश कर रही है, वो अगर एग्जिट पोल्स के अगर नतीजे बनकर निकलते हैं तो जिस तरीके से मुंह की दिल्ली में खाई है उसी तरीके से मुंह की वहां पे भी खाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे बता दूं कि उसमें यह भी साबित होता है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल सुशील कुमार मोदी पे इतना कम है कि इनको फिर से किसी को इंपोर्ट करने की बिहार में भी जरूरत पड़ रही है। ओह, एक देखिए नया एंगल है ये। संबित पात्रा जी, यहाँ इंपोर्ट करने की तैयारी बिहार में भी चल रही है क्या? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मतलब अरविंद केजरीवाल के जो बहुत करीबी रही किरण बेदी, उनको आपने इंपोर्ट किया था दिल्ली में, कुछ उसी तर्ज पे बिहार में जीतन राम मांझी को लाने वाले हैं। देखिए, प्रियंका एक अच्छी प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, मगर उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुंह की खाने वाली है, कहाँ खा रही है। मुझे लगता है पहले अपनी पार्टी की भी चिंता करे। जो मुंह की खा चुकी है उसकी चिंता किए बगैर कौन खाने वाला है उसकी चिंता करना उचित नहीं होगा। ये एक फ्रेंडली एडवाइस मैं अपने दोस्त को 60 साल से आप खा रहे थे। नहीं, चलिए अब आप चिंता करिए, तो हम अपनी चिंता करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब बिहार में आप किसी तरह की किसी राजनीतिक खेल में नहीं है फिलहाल, ये मान रहे हैं, आप कह रहे हैं? देखिए, नेपथ्य में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि वी आर न्यूट्रल बाईस्टैंडर्स एंड ऑब्जर्वर। हम एक न्यूट ऑब्जर्वर हैं। सर फटोवल उनके घर में हो रहा है, अर्थात जेडीयू में हो रहा है। चंद दिनों पहले कांग्रेस में नटराजन जी को लेकर हो रहा था। तो उन वैसी परिस्थिति में मैंने कहा था, कांग्रेस को मैंने उस समय कहा था कि कांग्रेस के घर में आग लगी हुई है, बचाओ बचाओ चिल्लाने के बदले वो बीजेपी चिल्ला रही है। आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है जिसमें कैटालिटिक फंक्शन होता है। तो आपकी भूमिका खाली रिएक्शन को तेज कर देने की है, रिएक्शन में भाग लेने की नहीं है, जो कैटालिस्ट का फंक्शन नहीं, हम कैटलिस्ट भी नहीं है। मैंने कहा म्यूट स्पेक्टेटर हैं। हम बाहर देख रहे हैं कि रनिंग कमेंट्री तो उनके घर में हो रहा है, विंबलडन तो उनके घर में हो रहा है, मगर कमेंट्री आप हमसे चाहते हैं। केसी त्यागी जी, फिर आप ही कमेंट्री कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, संबित पात्रा जी की बिहार की जानकारियां या तो स्पष्ट नहीं है या जानबूझ करके कहना नहीं चाहते हैं। इनकी पार्टी के जितने भी बिहार के बड़े नेता हैं, चूंकि मैं कल पटना में था, सब नेताओं ने गवर्नर रूल की मांग की है। तो जो एनके सिंह जी ने सवाल उठाया है, तो क्या जब कल्याण सिंह जी यहाँ पर दिल्ली में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में रोमेश भंडारी के खिलाफ, तो वो सही काम था कि गलत काम था? अगर 130 का मेजोरिटी है, जिसको कल हम विधायकों को वहां पे पटना में डिमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये वक्तव्य उस समय क्यों देना चाहिए? अच्छा, केसी त्यागी मांझी बगावत कर रहे हैं पार्टी से। केसी त्यागी जी, जी बात तो आप पूरी सुनते नहीं है। अच्छा, बोलिए, छोटे में कंप्लीट कीजिएगा सर। बात सेंटेंस तो मैं और भी छोटे में कर दूंगा, लेकिन सेंटेंस तो पूरा हो जाए ना। मेरा ये कहना है कि जिस समय जीतन राम मांझी जी ने बगावत की है, उसके 1 मिनट बाद ही भाजपा के सारे वरिष्ठ नेताओं का ये वक्तव्य आना कि भंग होनी चाहिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी पिछले जीवन काल के 60 सालों में इसी संघवाद के लिए लड़ती रही, जिसके साथ ही हम भी थे, आज वो किस आधार पे विधानसभा के अंदर तय नहीं होना चाहिए, गवर्नर का प्रेरोगेटिव होना चाहिए, संविधान का मखौल उड़ना चाहिए, जो एनके सिंह जी कह रहे हैं पार्टी के संविधान का मखौल उड़ना चाहिए। आतिशी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ ही देर में, हम दिल्ली की राजनीति की भी बात करने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे मैं चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया। ये अचानक जो आप लोगों के मन में जीतन राम मांझी को लेकर सहानुभूति की लहर पैदा हो गई, इसके पीछे वजह क्या है? जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस दौरान आप ही के पार्टी के वहां के तमाम स्थानीय नेता यहां तक कहते थे कि एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है बिहार में, उस तरह के भी वक्तव्य दिए गए। और अब आप लोगों को दलित, महादलित, तमाम लोगों की चिंताएं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रही इसी बहाने आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वोट बैंक की बात कौन है? आप पैनल में जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं, सबसे पूछिए, कोई भी चाहेगा कि एक महादलित
अगर बना है बिहार में मुख्यमंत्री, उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए? अगर उनको एक मौका मिला था तो उनको न्यायोचित तरीके से पूरे कंक्लूजन तक लेने का मौका देना चाहिए था। अच्छा। मगर ये महादलित का अपमान तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई भी नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है। तो आप सम्मान कैसे देंगे? आपके पास देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमने अपना एतराज दर्ज कराया कि इस प्रकार से दलितों के ऊपर, महादलितों की आप बात करते थे मगर आपने मुख्यमंत्री बनाया और आप उनको डिमोट कर रहे हैं। और खुद उनके मुख से, अर्थात जीतन राम मांझी जी के मुख से अभी हमने सुना कि किस प्रकार उनको रबर स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा जो बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीतन राम मांझी ने, उसमें जो बातें उन्होंने कही, इससे पहले उन्होंने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, सत्ता के लालची हैं, उनका असली चेहरा सामने आ गया है और उन्होंने अगर ये सोचा था कि सीएम हमें बना देंगे तो मैं रबर स्टैंप रहूंगा, ये उनकी भूल है। अब तक इस तरह से खुलकर ये बात उन्होंने नहीं कही थी और ये बात उन्होंने तब कही है जबकि नरेंद्र मोदी साहब से कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी। कहीं से उनको कोई विद्रोह की ताकत मिल रही है क्या जीतन राम मांझी को? केसी त्यागी जी। देखिए, श्री नरेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, अब मैं ये बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी चूंकि मैं सारे कागज लेके बैठा हूं। उन्होंने कहा इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी श्री मोहन भागवत जी हैं, जो मैं भी नहीं कहता हूं, वो इनके साथ जाने वाले हैं। श्री मांझी जी के आधा दर्जन से ज्यादा वक्तव्य हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के दंगों के दोषी है। तो वो वक्तव्य भी उनके सही माने क्या? जो अगर होली कुरान बन गए हैं जीतन राम मांझी हमसे अलग होकर के, तो उनके सारे वक्तव्य सही मानिए। ये भी सही मानिए कि भागवत जी जो हैं देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, जो हम भी नहीं कह रहे हैं। तो आज वो हमसे बगावत कर रहे हैं और होली कुरान की तरह से आप उनको ट्रीट करें, ये कौन अच्छी बात है? राजनीति में आपकी पार्टी के कई गोविंदाचार्य जी क्या कह रहे हैं आपके बारे में? जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े संगठन मंत्री रहे हैं, अटल जी अडवाणी जी के एरा के, वो कह रहे हैं कि आपका जो नेता है वो झूठ बोल करके बोल लिया। तो गोविंदाचार्य जी की इस बात को सही माने क्या? ऐसा है, मैं सिर्फ इसमें यही कह रहा हूं, हमारी पार्टी से वो अलग हो रहा है। इसमें बीजेपी जो भी खेल कर रही है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, वीकेंड करेगी अपने अपोजिशन को, क्योंकि हाल में चुनाव होने जा रहे हैं अगले 6 महीने बाद, तो करेगी। उसमें कहीं कोई नैतिक आधार नहीं है। और लेकिन ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि जीतन मांझी को उन्होंने बहुत अपमानित किया, ये प्रिरोगेटिव विधानमंडल दल का होता है कि वो किसको अपना नेता चुनेगा। इसमें नैतिकता होती भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने अपमान किया है तो जनता उनको इलेक्शन में रिजेक्ट करेगी। इसलिए इसमें कोई गैर कानूनी है ही नहीं है कि वो जीतन मांझी की जगह किसी और को ला रहे हैं। अगर वो लाते हैं, चुनते हैं, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इतने मुखर हो चले हैं जीतन राम मांझी, तो कहां से आखिर कुछ तो कहीं ना कहीं जरूर पेच बीजेपी का होगा, लेकिन वो ऑब्वियस है। बीजेपी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम करते ही हैं, इसमें कौन सी गलत है? बीजेपी कौन सी विद्रोह की ताकत कोई तो दे रहा है ना सर? नहीं तो दे रहे हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और मामला है, जो उनके मुख्य एडवाइजर हैं नरेंद्र सिंह जी, वो पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी में मिलने की कोशिश भी कर रहे थे। वो एक बार दिल्ली भी आए थे। अच्छा। लोग बड़ी स्मृतियां कमजोर होती हैं लोगों की। वो कई पार्टियों में भी रह चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में रहे कई। तो अभी बीजेपी तो बिल्कुल मांझी साहब के जरिए खेल रही है, सो दैट की स्टेबलाइज किया जाए। और एक बात बिल्कुल सही है त्यागी जी की, और मैं कोई ऐसा नहीं कि भैया ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो योजना है वो इसलिए इलीगल, और देखना अहम होगा कि आने वाले कुछ घंटों में उनके पास बहुमत है। दिल्ली चुनाव के नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल की माने तो आम आदमी पार्टी जबरदस्त जीत की तरफ दिल्ली में बढ़ रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गौर करें अगर आप, तो लोकसभा चुनाव के बाद से अगर नरेंद्र मोदी साहब का विजय रथ रुकता है कहीं, तो वो दिल्ली है और इसका जाहिर तौर पर श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाएगा। ऐसे में आतिशी, आपसे अब चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा, अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल एक प्रतीक बन जाएंगे फिलहाल मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहां दिल्ली में रोकने के। ऐसे में क्या केजरीवाल मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई करेंगे? आगे की क्या पॉलिटिक्स होगी आप लोगों की? फिर देखिए, अगर आप देखिए कि इस बार दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार को हराते हैं, तो दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के खिलाफ वोट दिया, इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किरण बेदी और भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। जैसे दिल्ली की जनता ने देख लिया कि 15 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उन्होंने देख लिया कि 9 महीने में भाजपा ने आम इंसान के लिए कुछ नहीं किया। तो ये वोट, इस प्रकार की राजनीति जो जन विरोधी
विरोधी राजनीति है, जो कॉर्पोरेट फंडेड राजनीति है, जो भ्रष्ट राजनीति है, उसके खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो आम आदमी की राजनीति का प्रतीक बनेगा। ठीक है संबित पात्रा जी, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी साहब अपनी रैलियों में भी ये बात कहा करते थे कि दिल्ली लघु भारत है, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। तो अगर दिल्ली में इस तरह के नतीजे आ गए तो जो दिल्ली का मूड है वो पूरे देश का मूड है, मानेंगे आप? देखिए पहली बात तो है, मैं ये कह दूं कि हम 10 तारीख के लिए इंतजार करेंगे रिजल्ट के लिए, और हमारे पार्टी का असेसमेंट है कि हम अच्छा करेंगे, मगर मैं अच्छा करेंगे या जीतेंगे, सरकार बनाएंगे? देखिए पार्टी का असेसमेंट है कि हम जीत रहे हैं, मगर मैं इसमें किसी प्रकार का अहंकार भाव नहीं रखूंगा और मैं आंकड़ों से भी कुश्ती नहीं करूंगा। आप लोगों ने तमाम एग्जिट पोल में दिखाया है, जो मैं उससे कुश्ती करूंगा तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा लोगों में। इसलिए मैं कहूं अगर वो आंकड़े भी सही है, मगर एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, ये जो मोदी रथ को रोकने वाली बात है, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये रथ चल रहा है और इस रथ को रोकने के लिए केजरीवाल जी हर बार ये डिबेट का विषय बन रहा है। 2014 में भी बना था, 13 में भी दिल्ली के चुनाव में, अब मोदी रथ तो चलने से पहले ही रुक गया, 14 में कि अब मोदी रथ को रोक देंगे, बनारस गए हैं, अब तो आप बोल ही रहे हैं कि एकदम रोक दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं मेरी बहन आतिशी से कि आखिर ये क्यों आमादा है मोदी रथ को रोकने के लिए? अगर विकास के और कोई बढ़ रहा है, आप बताइए मोदी जी ने करप्शन किया? आप बताइए मोदी जी ने देश को गड्ढे में ढकेल दिया? आप बताइए क्या मोदी जी ने गुजरात में काम नहीं किया? आप बताइए 9 महीने में क्या दिल्ली की जनता को आप ये नहीं समझा पाए? डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूं, आपका ज्यादातर ध्यान रह गया अरविंद केजरीवाल को। नहीं मैं बिल्कुल साफ गोई से आज आंसर दूंगा, आप उसमें किसी प्रकार की जुमलेबाजी नहीं देखेंगे, बिल्कुल साफ गोई से। क्यों रोकने की कोशिश है इस रथ को? क्यों जिद में अड़े हुए हैं कि रथ को रोकना है, जो रथ अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, अगर दिल्ली में वो नतीजे आते हैं जो नतीजे आप दिखा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। किसी भी परिपक्व पार्टी को चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कहां गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा वही हश्र होगा जो एक अपरिपक्व पार्टी की होती है। हम जरूर चिंतन करेंगे, मगर ये कहना कि रथ को किसी भी कीमत पे रोकना है, कहीं भी ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट को किसी भी कीमत पे रोकने की जोर लगाई जा रही है। चलिए मैं आता हूं इस पे, डेवलपमेंट की जो आपने बात की उसको लेकर भी कई अहम बातें कही जा रही है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी आप कुछ कहना तो चाह रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आपको नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई हार हो नहीं सकती है? ऐतिहासिक हार एक लिहाज से है कि जो जगह अब तक आप लोग की रही वो अब आम आदमी पार्टी ने ले ली है। आप मुख्य विपक्षी दल भी बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई में आप हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को ही लेकर कहना चाह रही थी, ना कि दूसरी पार्टियों को लेकर टिप्पणी करना चाह रही थी। हाँ, अगर ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो नतीजों में अगर बदलते हैं तो बिल्कुल हमारी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि हमने 2013 से हमने पूरी कोशिश की थी कि जो भी दिल्ली की जनता को लेकर चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, और जो आम आदमी पार्टी विफल रही अपने 49 डेज में पूरा करने के लिए, या 9 महीने में जो भी नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे वो भी विफल रहे ये देने के लिए, हमने कोशिश की थी। हो सकता है कि अभी भी हम लोगों से रिकनेक्ट नहीं कर पाए हो। 2013 में भी नहीं, हो गया है, हो सकता है नहीं प्रियंका, अगर ये नतीजे जब तक कोई करिश्मा ना हो जाए, पर नहीं हुए नहीं है। पहले 1 मिनट, अखिलेश इतना अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी को भी पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देते हैं। बोलिए आप सेंटेंस कंप्लीट कीजिए मैम, लेकिन काम की बातें कहिए। अगर आप बात से सहमत हूं कि बहुत हमें 1 मिनट अखिलेश मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हो सकता है मैं अगले सेंटेंस में कोई ऐसी बात करने वाली हूं जो आपके इंटरेस्ट का हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जब आतिशी जी फंडिंग की बात करती हैं, अभी तक उनकी पार्टी 2 करोड़ की जो फंडिंग है उसका जवाब नहीं दे पाई है, और अभी भी वो लोग मांग दूसरी पार्टियों को ये सब हो गया प्रियंका जी, जवाब देना लेना जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, वो नहीं, अब आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलिए, नतीजों का इंतजार कीजिए प्रियंका जी। एक्यूजेशंस लगेंगे। अखिलेश जी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर वो बार बार हमारी पार्टी को इसमें खींचेंगी तो मेरा जवाब देना बनता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो संबित पात्रा जी बैठे हैं, मैं संबित जी से कहना चाहूंगी, डेवलपमेंट सिर्फ बीजेपी की धरोहर नहीं है। आपने बहुत डेवलपमेंट की बात की है, और जमीनी अगर हम हकीकत देखेंगे कोई चुनाव होगा कोई काम ऐसे नहीं है जनता को समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बहस में अब, तो वो आपकी धरोहर नहीं है। केसी त्यागी जी जेडीयू के नेता मेरे साथ मौजूद है। केसी त्यागी जी, क्या आपको कोई गुंजाइश नजर आती है अगर दिल्ली में इसी तरह के नतीजे आ गए जो कि एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मोदी विरोधी कोई खेमा तैयार होगा, कोई ऐसा मोर्चा तैयार हो सकता है? देखिए, अन्ना आंदोलन के समय से ही जो सड़क की राजनीति है वो हमारी पसंद की राजनीति है। हमने अपनी जिंदगी के
40 साल सड़क पर गुजारे हैं। इस पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है और कभी कभी अराजकता जो है यथास्थितिवाद से अच्छी होती है। इसलिए मुझको, मेरे हीरो भी हैं केजरीवाल, मैं और शरद यादव जी बनारस भी उनके चुनाव में गए थे और हमारी पार्टी ने इस बार उम्मीदवार खड़े नहीं किए ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। इसलिए बिहार में आपके काम आएंगे अरविंद केजरीवाल के? आम आदमी पार्टी की जीत, दिल्ली में अखिलेश जी, आम आदमी की जीत जो है वो आम आदमी की पॉलिटिक्स को मजबूत करेगी। जो खास आदमी की पॉलिटिक्स हो रही है इस समय जी विभिन्न राजनीतिक दलों में, उसका जो असर है उसको तोड़ने का काम करेगी। ऐसा है क्या उर्मिलेश जी? समाप्त होगा अगर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से वाकई का जो पुल है वो इतना मजबूत होगा। त्यागी जी आपके पास आता हूं, उर्मिलेश जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। इसका कोई दूरगामी परिणाम आप देखते हैं भारत की राजनीति पर? मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में बात कर रहा हूं। देखिए, मैं पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन आतिशी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई कारपोरेट फंडेड जो डेमोक्रेटिक एक मॉडल है, डेमोक्रेसी का जो मॉडल अपने देश में है, जो नेहरू एरा के बाद लगातार बहुत तेज होता गया है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के बाद जो है नेहरू एरा में फिर भी मूल्य थे, वैल्यूज थे कुछ, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। तो आज इस देश में चाहे केसी त्यागी की पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके सामने एक बड़ा संकट है और सबसे बड़ा संकट आम आदमी के लिए है कि कारपोरेट फंडेड डेमोक्रेसी और एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का एक कैसी तस्वीर उभरे, जेन्युइन डेमोक्रेसी भारत में कैसे ज्यादा ताकत पाए। कई बार जब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के डिस्टॉर्शंस बढ़ते हैं तो होता यह है कि लड़ाई होती है, आंदोलन होता है। कभी अन्ना आंदोलन होता है, एक समय जेपी आंदोलन हुआ था, वह भी डेमोक्रेसी के डिस्टॉर्शंस के खिलाफ ही हुआ था, लेकिन उससे जो पैदा हुई पार्टी उसका नाम था जनता पार्टी, जो केसी त्यागी जी वगैरह जिस पार्टी में थे, उस पार्टी का हश्र क्या हुआ, उसके कैसे वैल्यू वो डिजनरेशन हुआ, वो सब हम जानते हैं, और उसके लोग क्या बने। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी हमारे देश में चली आ रही है। आम आदमी पार्टी लड़ाई जो बस तुरंत कंक्लूड कर रहा हूं, तो आम आदमी पार्टी अभी जुमा 2 साल की पार्टी है। मैं नहीं जानता इस पार्टी का क्या भविष्य होगा। एक आज की तारीख में इसका वर्तमान बहुत चमकदार है, क्योंकि इसने कारपोरेट फंडेड एक डेमोक्रेटिक जो मॉडल है, डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, उसके खिलाफ इसने अभियान चलाया। इसने जो विजय रथ की बात कर रहे हैं बार बार संदीप, मैं इसी से जोड़ूंगा एक सवाल। मोदी का रथ जो देखिए, मोदी का रथ कैसे चढ़ा था? आम आदमी के वोट से, लेकिन वो अमीरों के काम में वो ज्यादा दिखाई पड़ा। सिंह जी, आपको लगता है कि अगर वर्तमान चमकदार है आम आदमी पार्टी का, भविष्य में भी आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी? जिस तरह से बनारस की एकाएक उनको चिंता हो गई थी, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा फिर से नहीं जगेगी? एक तो मैं बड़ी खूबसूरती से संबित पात्रा जी ने शब्द का वो किया, ये विकास यात्रा मोदी की कोई नहीं रोक रहा है, मोदी की विजय यात्रा रोक रहा है, और विजय यात्रा रोकना नैतिक कर्तव्य है पॉलिटिकल पार्टी का। इसमें उसको आप धीरे से विकास की तरफ ले जा रहे हैं। ये विकास नहीं है, इटिमोलॉजिकल मतलब इसका ये था कि मोदी जी की विजय अब रुक रही है और वे क्वेश्चनेबल है। जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर जीतती है तो आपका जो पूरा मॉडल था वो कहीं आपको एक बार रीइन्वेंट करना पड़ेगा कि हमने एलिटिस्ट मॉडल तो नहीं दे दिया था। क्योंकि अगर अरविंद, क्या वजह है कि अरविंद को वोट मिल रहे हैं, क्या वजह है आप पार्टी को वोट मिल रहे हैं, कौन सा वो वर्ग है जो अरविंद के इस बात विश्वास कर रहा है कि नहीं हम आपको बिजली देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मकान देने पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आपका कैडर विकास को उस मासेस के पास कायदे से नहीं ले जा पाया कि नहीं तुम्हारा विकास, उससे ये लगा कि एलिट वर्ग का विकास है। तो इसको मेरे ख्याल से बीजेपी को बदलना पड़ेगा और डिस्कोर्स बदलने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने सभी को सुना, कहीं ना कहीं ये स्वर उभर के आ रहा है कि हमारा जो विचारधारा है वो एलिटिस्ट है, कॉर्पोरेट फंडेड है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण विषय है सबका साथ सबका विकास। ऐसे तो सुनने में नारा ही लगता है, मगर डेवलपमेंट इतना आसान विषय नहीं है जिसमें आप अगर सबको इनकॉर्पोरेट करके नहीं चलेंगे। आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट देने की, आप अगर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, आप अगर धरातल पे वो नहीं बनाएंगे जहां एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल हो सके, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा गरीब को? तो यहां आपने जो ग्रेट डिवाइड, एक सेकेंड बीच में नहीं, आपने ग्रेट डिवाइड बना दिया कि नहीं
किसी भी कीमत पे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं ये सिस्टम के हिस्से नहीं है, कंपनी सिस्टम के हिस्से नहीं है, केवल गरीब सिस्टम के हिस्से हैं, तो ये देश नहीं चल सकता है। कंपनीज भी खुलेंगी, उसमें गरीब भी नौकरी पाएगा, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा और यही मॉडल हमारा है। एक ब्रेक सबका साथ पड़ेगा संबित पात्रा जी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जनता की जीत भी हो सकती है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में विकल्प की वाकई बहुत आवश्यकता होती है। तो क्या दिल्ली के नतीजे देश की राजनीति को बदलेंगे? सबसे बड़ा सवाल में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे मैं यह समझना चाहूंगा, क्या अब आप लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने यहां पर नेगेटिव कैंपेन किया, आपकी पार्टी के एक नेता ने अरविंद केजरीवाल को बंदर तक कह दिया, अरविंद केजरीवाल तरीके से उसे भुना ले गए, विक्टिम कार्ड उन्होंने खेल दिया, वो बन गया बेचारा, और जनता तो बेचारों को पसंद करेगी, उसे ताकत देगी, और आप लोगों को इसका नुकसान हो गया। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगर रिजल्ट 10 तारीख को कुछ अलग आता है जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यही सब आप कहेंगे, अरे वाह, आपने बिल्कुल सही कदम उठाया था, ये कदम नहीं उठाते तो आप हार जाते। और आज आप एग्जिट पोल के आधार पर कह रहे हैं ये आपने गलत कदम उठाया। इसलिए राजनीति में वही प्रश्न द्विधारी बन जाता है, इसलिए इंतजार करते हुए बोलेंगे। मगर हाँ, देखिए, राजनीति में विनम्र होकर जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद चिंतन करना, ये हमारा धर्म है, वो हम अपना जरूर करेंगे। चलिए, एक सवाल, क्या आप लोग ये छोड़ेंगे घर वापसी और ये सब उसके बाद छोड़ेंगे क्या? हमने कभी लव जिहाद हमने कभी अपनाया ही नहीं था, जिसको अपनाया नहीं था उसको चलिए, आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस पर सोचेंगे ना कि उस पर क्या करना है आगे, अगर इस तरह जिसको जो हमारा विषय ही नहीं है, जिसको अपनाया ही नहीं, उसको छोड़ना क्या है? चलिए, केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन उर्मिलेश जी ने सवाल पूछ दिया, इसमें वक्त निकल गया। मैं बहुत माफी आपसे चाहूंगा, नहीं आ पा रहा हूं मैं इस सेगमेंट में आपके पास। आतिशी और प्रियंका जी, आपके पास भी नहीं आ पा रहा हूं, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए आप तमाम लोगों का।